स्टोरी अड्डा पर लगभग सारी कॉमिक्स फर्स्ट टाइम मेरे द्वारा सीधे सीधे पढ़ी जाती हैं। कभी कभी कहीं मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज उसे माफ और नजरअंदाज कर दीजिए और कॉमिक के मजे लीजिए। हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से, जिसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। कैरेक्टर का नाम है डोगा। तो आज की कॉमिक का नाम है डोगा तेरे कारण, और ये है इस कॉमिक का टाइटल। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और आप बढ़ते हैं सीधा इस कॉमिक की तरफ। डोगा तेरे कारण। कुछ दृश्य दिखाए जा रहे हैं। सोनू सूरज, सोनू सूरज। नहीं, मैं नहीं बचा सका सोनू को। वो आज डूब गई खून की इस नदी में, सिर्फ मेरे कारण। सिर्फ मेरे कारण, हाँ सिर्फ मेरे कारण। सूरज तेरे कारण। ओह, अब तो सोनू भी मुझे मोनिका के रूप में मिल गई है। लेकिन यह खूनी सपने कब मेरा पीछा छोड़ेंगे। हर रात मुझे खूनी अतीत में डुबो देती है। हर सुबह खून से जन्म लेता है सूरज। कहते हैं ऐसे सपने यदि किसी अपने को बता दिए जाएं तो पीछा छोड़ देते हैं, और उसके अपने हैं ये डॉगीज। सीने में खूनी अतीत का बोझ है। इस बोझ को हल्का करने के लिए अपनों का साथ चाहिए, और आपसे ज्यादा अपना मेरा कोई नहीं। अब जो दृश्य डोगा को दिखाई दिया वो दिल दहला देने वाला था। रुक जाओ, क्या हुआ है? किसका कत्ल किया तूने? चाचा चाची का? हम अनाथ हैं डोगा, ये दरिंदे थे, मुझसे दिन भर भीख मंगवाते थे। आज इन्होंने मेरी बहन को बेचने का सौदा किया था। ये इसी हश्र के लायक थे मोंटी, लेकिन यह काम तुम्हारा नहीं, डोगा का था। क्योंकि इन्होंने मरने के बाद तुम जाओगे जेल और तुम्हारी बहन रह जाएगी अकेली, जिसका सौदा ये बेरहम समाज फिर करेगा। तो डोगा, क्या मैं अपनी बहन पीयूषा पर होती जुल्म देखता रहता? नहीं, तुम्हें मुंबई के रक्षक के पास जाना चाहिए था, मुझे बुलाना चाहिए था। अब डोगा ने हथियार उठाए हुए हैं तो कोई और नहीं बनेगा मुंबई का डोगा। जाओ लड़की, आज से तुम रहोगी इस कन्या आश्रम में। तुम्हारे भाई को भी मैं ले जा रहा हूँ अनाथ आश्रम में। इसके हाथों हुआ कत्ल डोगा ले लेगा अपने सर पर। डोगा का तो बिगाड़ पर भी अब किसी और अनाथ का नहीं बिगड़ेगा बचपन। डोगा, हम तेरे आभारी हैं। भगवान ने इस दुनिया में आज हमें यह एहसास हुआ है डोगा तेरे कारण भगवान इस दुनिया में है। संजय गुप्ता पेश करते हैं डोगा तेरे कारण। लेखक है संजय गुप्ता, तरुण कुमार वाही, और चित्रांकन है मनु रंग व सुलेख है सुनील पांडे की, और संपादक है मनीष गुप्ता। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, फिल्मों समाज या आईना होती हैं, जिसमें समाज की अच्छाइयों व बुराइयों को दिखाने के लिए कभी वास्तविकता तो कभी कल्पनाओं का सहारा लिया जाता है। कल्पनाएं पर्दे पर वास्तविकता का रूप लेती हैं, समाज इन्हें अपनाता है, लोग वैसा बनने की चेष्टा करते हैं। शुरुआत होती है समाज की उस युवा पीढ़ी से जो उन्मुक्त है, इच्छुक प्रवृत्ति है, भावुक है, उग्र है, ऊर्जावान है, उन्मादी है, प्रैक्टिकल है, जिसमें सीखने की, कुछ कर गुजरने की जबरदस्त ललक है। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स। उस धमाचौकड़ी में कोई था जो विरोध कर रहा था। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अपनी मौज मस्ती के लिए किसी दूसरे का नुकसान? ये गुंडागर्दी है, पागलपन है, इसे रोको। चुप बैठना यार समीर, क्यों मचमच करके दिमाग चाट ले लिया है? लाइफ को एंजॉय करना है ना। ये एंजॉय नहीं, अपराध है। कई बार जो सही गलत की पहचान भी भुला देता है। 32, हा हा हा। अबे, अपने दांत गिन रहा है या गाड़ियों के टूटे शीशे? हेडलाइट हो गई डेडलाइट, हा हा हा। क्या फोड़ी है बाप। अबे वो पीने के लिए है, बोतल को लाइट पर फोड़कर बियर क्यों बर्बाद कर रहा है? अरे, पीने के बाद खाली बोतल फोड़ी है रे, तो एक मुझे भी दे, मैं भी खाली करके फोड़ूंगा। ले पकड़, हा हा हा। लोगों ने सड़क को पार्किंग ग्राउंड बना डाला है। 145, हा हा हा। इनको समझना होगा कि कल जब फिर धूम गैंग यहाँ से गुजरे तो 136, उसे सड़क बिल्कुल खाली मिलनी चाहिए। हाँ। उफ, ये अचानक बैरियर किसने गिरा दिया? बैरियर गिरा दिया किसी ने। अब हड्डियां बचा, क्या करता है? उफ, बचा बचा। गोली मार दूंगा उस हरामखोर को जिसने ये हरकत की है। अपने बाप को सामने देख ले, उसने सुन लिया तो तुझे गोली मार देगा। डोगा, मैं तुम्हें चोटें नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुम्हें रोकने का मेरे पास इससे अच्छा दूसरा कोई तरीका भी नहीं था। सभी घबरा गए। डोगा, ये तो डोगा आ गया है।
कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि हमने 136 कारों के शीशे और 50 स्ट्रीट लाइटें फोड़ी हैं। अब डोगा धूम गैंग का जनाजा बड़ी धूम से निकालेगा। अपनी बकवास बंद कर रास्कल, डोगा सुन लेगा। डोगा के कान आंख की मदद से सुनते हैं, क्योंकि गुनाह होते देख वह कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद नहीं कर लेता। रईस जादव चाहता तो इन गोलियों से तुम्हारे वो हाथ तोड़ डालता जिनकी 136 कारों के शीशे और 50 लाइटें फोड़ी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि तुम लोग पेशेवर अपराधी नहीं हो। मैं तुम्हें पेशेवर अपराधी की तरह नहीं मार सकता, लेकिन तुम्हारी हरकतें माफी के काबिल नहीं। सजा तो तुम्हें जरूर देगा डोगा। हमारी बाइक ने क्या बिगाड़ा था? बाइकें जला दी। तुम्हारी बाइक को फूंक कर ये सबक मैं तुम्हारे माँ बाप को दे रहा हूँ, जिन्होंने तुम्हें वक्त से पहले महंगी मोटरसाइकिल, मोबाइल, भारी जेब खर्च की सुविधाएं देकर अय्याशी के रास्ते पर डाला है। और बसों और लोकल ट्रेनों के धक्के खाने दे थे ना। थोड़ा टफ होना था। तुम लोगों को आज फूड, ड्रिंक्स, डांस, फिल्म, मोबाइल, म्यूजिक, नाइट क्लब, इसके सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। अगर अपनी इन्हीं अय्याशियों को पूरा करते तुम में से एक भी गलत रास्ते पर जाकर अपराधी बन गया तो वो मुंबई की नाक में दम करके रखेगा, डोगा का काम बढ़ाएगा। मेरे हाथों तुम सब लोगों की मुर्गा परेड भविष्य में तुम्हें सीधे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगी। मुर्गा परेड शुरू शुरू कर। और तुम्हारी जुबानों को बर्ड फ्लू हो गया है क्या? कुकड़ू को क्या तुम्हारा बाप आकर यहाँ बोलेगा? सबको मुर्गा परेड दे दी। डोगा इन बिगड़ैलों की नाक में नकेल डाल रहा है। ठीक कहते हैं, ठीक कहते हो। हम ही तैयार कर रहे हैं गली मोहल्ले, स्कूल और कॉलेज के यंग टेरर। डोगा सही कर रहा है। इन बच्चों को बर्बादी के रास्ते पर भेजने की जिम्मेदारी हम माँ बाप की ही तो है। तेरे को इंग्लिश में समझाऊं क्या? मैं बेगुनाह हूँ। मैं मुर्गा नहीं बनूंगा। मैं इनके साथ जरूर था, लेकिन समाज विरोधी घटनाओं में मैंने इनका साथ नहीं दिया। मैंने इनको रोकने की कोशिश की। मैं नहीं जानता था कि ये लोग इतनी उन्मादी हो सकते हैं। मैं सचमुच बेगुनाह हूँ डोगा। तेरे मुंह से बियर की गंध। जुबान लड़खड़ा रही है तेरी। मेरी मार के बाद शरीर भी लड़खड़ाने लगेगी। जा उस परेड में पहले मुर्गा बनकर शामिल हो जा, क्योंकि अगर मैंने उन सबको सफाई का मौका दिया होता तो वे सब भी यही कहते जो तू कह रहा है। मुर्गा परेड रोकी पुलिस ने। इंस्पेक्टर दत्तानी, डोगा से हमें उनकी उत्पत्ति की खबर मिल चुकी है। अरेस्ट देम। तुम्हारी जवानी का नशा थाने में चलकर उतारेंगे। धूमगैंग बनाओगे? सर, मेरा नाम समीर है। मैं निर्दोष हूँ, बेगुनाह हूँ। मुझे इस टोली में जरूर था, मगर मैं इस उपद्रव में शामिल नहीं था। मतलब तू उस टहनी का इकलौता गुलाब है जिस पर कांटे ही कांटे हैं। सर, मेरी बहन घर पर अकेली है। मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं बेगुनाह हूँ। ले चलो इन्हें थाने। जिसने सुना वही दौड़ा चला आया। रईस जादव के पेरेंट्स से घंटाली रोड नपाड़ा थाना परिसर खचाखच भर गया। इंस्पेक्टर दत्तानी, इसको सबने आपके लिए इकट्ठा किया है, हमारे बच्चों को छोड़ने के एवज में। यदि कोई कानूनी अड़चन है तो उसको हमारे वकील पूरा कर लेंगे। मेरे पापा आ गए हैं और मेरे भी। हम सब छूट जाएंगे। समीर, तेरे घर से तो तेरी छोटी बहन है। तेरी जमानत कौन देगा? मैं अपने पापा से कह देता हूँ। इंस्पेक्टर कहता है, लाल लाल नोटों की घड्डियों से आंखें चुंधिया रही हैं। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। ओ हवलदार पांडू, कहाँ मर गया? बाहर ला उनको, जिन जिन के पेरेंट्स आए हैं। सॉरी समीर, मेरे पापा तैयार नहीं हुए। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं कोई बात नहीं, तू जा। और 1 घंटे बाद। क्या कोई बच गया? साहब, इसका क्या करूं? क्यों रे रईस जादे, तेरा बाप नहीं आया तुझे छुड़ाने? सर, मेरे माँ बाप नहीं हैं। तो क्या बिना माँ बाप के ही पैदा हो गया? आज का एसएमएस जोक। हा हा हा। सर, नहीं, मेरा मतलब वो लोग एक एक्सीडेंट में। मतलब तेरी जमानत देने वाला कोई नहीं। सर, मैं मानता हूँ कि भूल हो गई। आज के बाद उन लोगों के साथ कभी नहीं रहूंगा। सर प्लीज, मेरी छोटी बहन रात भर परेशान होती होगी। आप मुझे जाने दें, मैं बेगुनाह हूँ। सारे मुजरिम जाने देंगे तो जेल किसे भेजेंगे? पांडु, इसकी फाइल आप बना। आवारागर्दी, सरेआम गुंडागर्दी और पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ का चार्ज लगा। कोर्ट खुलते ही इसको वहां पेश कर जेल भेजना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं, ऐसा मत कीजिए सर। मेरा गुनाह ऐसा भी नहीं कि मुझे माफ न किया जा सके। मैं राष्ट्रपति होता तो तुझे माफ कर देता। क्यों पांडु, तेरा क्या राय है? हा हा हा। साहब, आज भी साहब आप भी। ये आज का दूसरा एसएमएस जोक है।
सर मैं जेल चला गया तो मेरा करियर खराब हो जाएगा, मेरी बहन का क्या होगा, वो अकेली है सर। ये तो पहले सोचना था ना। समीर मैं तेरे लिए खाना लाया था, मैंने कोशिश की मगर जमानत का इंतजाम नहीं हो पाया। सजा मामूली थी, इसको 302 नंबर बैरक में ले जाओ। और 3 माह की सजा मिली। चलो अंदर। नया रंगरूट आयला है बॉडी दादा। जेल प्रवेश की रस्म पूरी करें। कर कर। रुक बे रंगरूट, जेल प्रवेश की रस्म पूरी करने दे। जेल प्रवेश की रस्म? गृह प्रवेश नहीं करते क्या? वैसे ही यह रस्म है। अबे दोलू जल्दी आ। आया आया नेपाली उस्ताद दादा, नेपाली उस्ताद। ये क्या है? अबे रस्म है, ये दादा की चप्पल है। चल इनको श्रद्धा से स्पर्श कर और हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम कर, जैसे आरती लेते हैं ठीक वैसे ही। ये क्या बकवास है? अबे ओ सियाणे, ए जवान संभाल कर। बॉडी दादा से दुश्मनी लेकर तू यहाँ 3 महीने तो क्या 3 मिनट भी नहीं रह सकता। फिर समीर की धुनाई शुरू हो गई जेल स्टाइल में। हा, स्वागत है भाई, स्वागत है। अबे तू बच्चा है इसलिए तुझ पर रहम कर रहे हैं, चीख मत नालायक। ले दादा की चप्पल का स्वाद चख ले, क्योंकि अब तुझे रोज खाने में इन्हें ही चाटने के बाद खाना मिलेगा। नहीं उप बोल बॉडी दादा जिंदाबाद। समीर समझ चुका था कि यहाँ उसे मनमानियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये हुई ना बात, तुझे कुछ चढ़ावा भी तो चढ़ा, मंदिर की आरती लेते वक्त नहीं चढ़ाते क्या? 150 कुछ भी चढ़ावा? लगता है अभी हवलदार ने जेब खाली कर ली है। कोई बात नहीं, चढ़ावा उधार रहा। तेरे घर से मलाई आएगी तो दादा के हिस्से का चढ़ावा जरूर लियो, वरना बहुत रोएगा। समीर कौन है? चलो मलाई आई है। लो मलाई आ गई, दादा के चढ़ावे का ध्यान रखियो सियाणे। 3 महीने से भी बड़ी सजा थी ये मलाई। तू? समीर भैया मैं आपकी जमानत नहीं दे पाई। मैं तू यहाँ क्यों आई है? आपने मुंह क्यों फेर लिया? समीर भैया मेरी तरफ देखिए, मुझसे बात कीजिए। तू जा यहाँ से, तू जेल में मुझसे मिलने नहीं आएगी। हाँ मुझे भी लगता है कि मैं आपसे मिलने दोबारा नहीं आ सकूंगी। मैं पहले भी आई थी मगर हवलदार ने 50 रुपए दिए बगैर मुझे आपसे मिलने न मना कर दिया था। घर जाकर मैंने अपनी गुल्लक फोड़ी तो उससे 45 रुपए थे, वो देकर यहाँ तक पहुंची हूँ। तू जा श्रुति, तू जा यहाँ से, तेरा भाई बेगुनाह है। वो जल्दी ही यहाँ से। उफ, मैंने ये क्या कर दिया? 3 महीने तक कैसे अकेली रहेगी वो? जेल की दीवारें जहाँ जीने के लिए और ज्यादा संघर्ष की जरूरत थी। मिलने का टाइम खत्म हो गया नवाब साहब। मुशक्कत मेहनत 3 महीने की बामुशक्कत कैद मिली है तुझे। बामुशक्कत समझता है या नहीं? लो चल, जेल हराम के निवाले नहीं मिलते। चल झाड़ उठा और काम में लग जा। मैं शौचालय की सफाई? उफ। लो सुनो, इनके लिए यहाँ पर साइबर कैफे खुलवाना पड़ेगा। नवाब साहब कंप्यूटर पर काम करेंगे। हा, सभी हंसने लगे। अबे झाड़ू उठा या फिर खर्चा पानी झाड़। जेल इंसान से उसका सामाजिक रुतबा छीन लेती है। अंकल हमारा सामान आपने घर से बाहर क्यों फेंक दिया? ये घर शरीफ लोगों के रहने के लिए है, गुंडे मवालियों के लिए नहीं। अब तू तेरा भाई यहाँ नहीं रह सकते। इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? तभी रास्ते में 2 गुंडे मिल गए। हमारे साथ, हम तुझे भीख मांगना सिखाएंगे, लोगों की कीमती चीजें उड़ाना सिखाएंगे और तू बहुत जल्दी सीखेगी। लेकिन तभी वहां आ गया डोगा और तुम मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें कानून का पालन करना सिखाऊंगा, यकीन मानो तू बहुत जल्दी सीखोगे। डोगा? किसी भी कानून का पालन करना सीखना हो तो गैर कानूनी हथियार हाथ में नहीं लेना चाहिए। दुश्मन के हाथ में हथियार हो तो निहत्थे को लड़ाई से बचना चाहिए। बेवकूफ, तुझे पता होना चाहिए कि जिसके हाथ हथियार नहीं है, कहीं वो खुद कोई घातक हथियार तो नहीं। डोगा श्रुति की ओर पलटा। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम अकेली नहीं निकलना चाहिए था। मेरे अकेले और मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो डोगा। मैं? पहचानो इसे, ये मेरा भाई है, इसका नाम समीर है और ये गुंडा नहीं है। आज ये जेल में है डोगा, तेरे कारण। जेल जाने वाला ये इकलौता नहीं होगा, इसके साथ कम से कम 17-18 लड़के होंगे और मैंने इन्हें अकारण ही जेल नहीं भिजवाया। ये लोग सजा के हकदार थे। 136 कारों के शीशे और 50 स्ट्रीट लाइटें फोड़ने वाले बेगुनाह तो नहीं हो सकते। और मुझे मालूम है कि उन लफंडरों का गुनाह इतना गंभीर नहीं कि उन्हें वार्निंग देकर जमानत पर छोड़ा ना जा सके।
मैं चाहता था उन उपद्रवी उन्मादी बच्चों के पेरेंट्स आकर उनकी हरकतों के बारे में जानें। सिर्फ इसीलिए पुलिस को फोन किया था। घर जाओ, यदि आज किसी कारणवश बच्चे छूट नहीं पाए तो कल जरूर छूट जाएंगे। ढोगा की सजा और लॉकअप में बिताए गए वो दिन उन सभी के लिए घातक होंगे। नहीं ढोगा, सभी के लिए नहीं। सब तो छूट चुके हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास पैसे हैं, वकील हैं जमानत के लिए। मेरे भाई को 3 महीने की सजा सुना दी गई है। हमारे मकान मालिक ने हमारा सामान घर से बाहर फेंक दिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। समाज में कैदियों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता और ये सब हुआ है ढोगा तेरे कारण। तुम चाहते तो उनको चेतावनी देकर छोड़ देते, लेकिन मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। मेरे भगवान मेरे साथ है। उफ, ये समीर के साथ ठीक नहीं हुआ। मैं नहीं जानता था कि उसके साथ ऐसा होगा, लेकिन इंस्पेक्टर दत्तानी चाहता तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसे छोड़ सकता था। ये ठीक नहीं हुआ। अब ये बच्ची कहाँ जाएगी? मैं इसे मुंबई की सड़कों पर भटकने के लिए अकेला छोड़ नहीं सकता। उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। डोगा ने बजाई अल्ट्रासोनिक व्हील्स जो केवल कुत्तों को ही सुनाई देती है। अलसी बुल्ली, मैं उस बच्ची को देखो, तुम्हें उसके आसपास रहना है। अगर उस पर कोई मुसीबत आती दिखे तो उसकी रक्षा करना, उसको अकेला मत छोड़ना। गो। मुंबई का बाप अपना फर्ज अदा करने के लिए अंधेरे में समा गया। अंधेरी काली नकाब हटाते ही सूरज उदय हुआ। उसको आशियाना देना होगा और ये काम मैं सूरज के रूप में ही कर सकता हूँ। अलसी और बुल्ली साय की तरह श्रुति के साथ थे। अरे तुम दोनों मेरे साथ साथ क्यों आ रहे हो? मैं चलती हूँ तो चल पड़ते हो, रुकती हूँ तो रुक पड़ते हो। आखिर क्या चाहिए तुम्हें? डोगा का हुक्म जो पूरा करना था। सूरज वहां पहुंचा। अरे अलसी बुल्ली शैतानो, तुम दोनों यहाँ घूम रहे हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा फिरता। क्या ये तुम्हारे कुत्ते हैं? हाँ, ये दोनों मेरे पालतू हैं। थोड़ा डांट दिया तो रूठ कर चले आए। ओह, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। देखो अभी ये कैसे मुंह चुरा रहे हैं। मगर तुम कौन हो? इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ है तुम्हारा घर? श्रुति ने सब कुछ कह सुनाया। और तब ओह, अब समझ में आया कि अलसी बुल्ली यहाँ क्यों रुक गए तुम्हें अकेली देखकर। पहले ये दोनों बच्चे आश्रम में पहरेदारी करते थे। कई बार कोई बच्चा आश्रम से निकल जाता था, तब इन दोनों की मदद से ही उनको ढूंढ लिया जाता था। अकेले बच्चे को देखकर उनकी रक्षा के लिए तैनात हो जाते हैं। क्यों ना तुम भी उन कुछ दिन आश्रम में चलकर रहो। जब तुम्हारा भाई रिहा होगा तो तुम उसके साथ चली जाना। उस अनाथ के लिए सभी अनाथों का दर्द उसका अपना सा था। चलो, मैं तुम्हें वहां छोड़ रहा हूँ। वहां का मैनेजर मेरी पहचान का है। आपका नाम क्या है? सूरज। तभी मुझे राह दिखा पा रहे हो। यहाँ पर ये लोग तुम्हारी हर तरह से देखभाल करेंगे। मैं जानती थी कि डोगा के बिना भी यहाँ मुझे बहुत से मददगार मिलेंगे। 3 माह के लिए मैंने उसे सुरक्षित कर दिया। अलसी बुल्ली को भी उसकी तैनाती पर छोड़ दिया। मगर डोगा के रूप में उसके भाई के साथ जो कुछ मैंने किया, क्या वो ठीक किया? क्या उसे भी मोंटी की तरह छोड़ देना चाहिए था? नहीं, वह अकेला नहीं था। फिर मुझे यह भी नहीं पता कि वह अनाथ है। नहीं तो उसकी जमानत मैं ही करा देता। 3 माह यूं ही फटाफट खत्म हो गए। अरे सूरज भैया, हाँ, मैंने सोचा तुम्हें तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दूं। समीर रिहा हो चुका था। भैया पहले ही चले गए हैं, लेकिन मैंने उन्हें मैसेज किया था कि मैं उन्हें लेने आऊंगी। भैया पहले ही कैसे चले गए? उसने तुम्हारे लिए यह पत्र दिया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मुझे अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे। वो लिखते हैं कि जेल की नारकी जिंदगी जीने के बाद अब मैं खुद अपने आप को भी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा। सूरज भैया, उन्होंने लिखा है कि भैया अब कभी मेरे पास नहीं लौटेंगे। जेल की नारकीय जिंदगी से क्या मतलब है? वो लौटेगा, उसे तेरी फिक्र होगी। मैं भैया की खुदकारी को जानती हूँ। उन्होंने लिखा है तो वो नहीं लौटेंगे। मेरा भाई खो गया सूरज भैया, डोगा के कारण। खो गया मेरा भाई। डोगा उस रात उसकी गलती माफ कर देता तो उन्हें जेल ना हुई होती। सूरज ने समझाया, बच्चा शरारत करता है तो माँ बाप भी उसे सजा देते हैं। मैंने डोगा के बारे में पढ़ा सुना है। डोगा जैसा देखता है उस अपराध की तरह सजा देता है। तुम्हारे भाई ने लिखा है कि जेल की नारकीय जिंदगी जीने के बाद शायद जेल की तन्हा जिंदगी उसे याद ना लगती हो। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? अपने घर में।
तुम्हारे भाई को दे दूंगा और जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे पास नहीं लौट आता तुम मेरे पास रहोगी। यहाँ मेरे अदरक चाचा भी हैं, तुम्हें भाई की कमी महसूस नहीं होगी। मैं तुम्हारे भाई को ढूंढूंगा श्रुति, दिन में सूरज के रूप में और रात को डोगा बनकर, क्योंकि मैं जानता हूँ समीर समाज को गलत सिस्टम का शिकार हुआ है। इंस्पेक्टर दत्तानी से लेकर हमारे माननीय जज तक किसी ने नहीं सोचा समीर से पहले ऐसे गुनाह को माफ किया जा सकता था जो गंभीर नहीं था। उफ, मैंने ठीक ही किया था जो उस बालक मोंटी के हाथों से छुरा छीन लिया था। लेकिन यहाँ समीर अकेला नहीं था, 18 बच्चे थे। हमारी पुलिस, हमारी अदालत, ये लोग कभी नहीं सोच पाते कि कैसे किसी एक छोटी सी भूल पर लगा जेल का ठप्पा उसके अपराध में बीज के अंकुरण के लिए खाद पानी का काम कर सकता है। क्या जेल वाकई किसी के दिमाग में भरी उन्मादी कचरे को साफ करके उसमें नैतिकता की एबीसी सिखाने में सक्षम है? समीर बॉडी दादा तेरी बहुत तारीफ कर रहा था, जेल से फोन आया था मुझे उसका। जेल से फोन? चौक मत, हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, चलती है हमारी वहाँ। जेल से छूटने के बाद तेरा ये पहला काम है हमारी कंपनी के साथ। हम जानते हैं जेल से छूटे तेरे जैसे कैदियों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। लोग इज्जत की निगाहों से नहीं देखते जेल रिटर्न लोगों को, पुलिस अलग से तंग करती है। ऐसे लोगों का हमारी कंपनी में स्वागत करते हैं। हमारी कंपनी पुलिस के कहर से भी बचाती है और लोगों के तानों के जहर से भी। कभी पकड़े गए तो जेल में भी राज करते हैं हमारे आदमी। कंपनी के बिग बॉस यानी तुम मुझसे तुम्हारी मुलाकात यही पर्दे पर होगी, क्योंकि मैं रूबरू जिससे भी मिलता हूँ उसके बाद उसकी रूह सीधे यमराज से मिलती है। मेरे गले में हीरे का ये हार देख रहे हो, इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है और ये उस शख्स के लिए बतौर इनाम मैंने अपने गले में पहना हुआ है जो मुझसे रूबरू मिलने के बाद जिंदा छूट जाता है। अब समझ गए ना कि रूबरू किससे क्यों मिलता हूँ? अपने दुश्मन से उसे मौत देने के लिए। तुम्हारा पहला काम होगा ड्रग्स के उन पैकेट को हलचलिया तक पहुंचाना। हलचलियां पुड़ियों में बांधकर ड्रग्स को ठिकाने लगाकर माल कमाने का काम करता है। ये तीनों किल्ली चिल्ली और बिल्ली तुम्हारा साथ देंगे। ये जेल में भी तुम्हारे साथ थे। हाँ, इन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। चलो चला जा। बड़ी स्लो रफ्तार है तेरी स्पीड बड़ा। जुर्म की दुनिया में कछुए हमेशा पुलिस की गोली का शिकार होते हैं। हमारे कान में निगाह बाज सी चाल चीते सी होनी जरूरी है। शायद चीते से भी तेज रफ्तार किसी की होती है। चीते से भी तेज रफ्तार? अबे किसकी? वक्त की। अब तो कार क्यों रोक दी? जेल में गुजरा हुआ वक्त याद आ गया। गुजरे हुए वक्त को बेवकूफ याद करते हैं। गुजरा हुआ वक्त किसी का काम नहीं आता। काम आता है चिल्ली बिल्ली। गुजरा हुआ वक्त आने वाले कल का निर्माण करता है। गुजरा हुआ वक्त हमें हमारी कमियों का एहसास कराता है। गुजरा हुआ वक्त इंसान को उसकी औकात याद कराता है। हाँ, वो तो ठीक है, पर अब तू एक्सीलेटर क्यों दबाए जा रहा है? क्योंकि उसने मुझे भी कुछ लोगों को उनकी औकात याद दिलानी है। अरे पागल हो गया है क्या? और वह कार से कूद गया। गाड़ी फुटपाथ की तरफ घूम गई। उसने ऐसा क्यों किया? ये पलटी मारेगी, सीटों को कसकर पकड़ लो। ओफ, गाड़ी जा टकराई। मैं उसका खून कर दूंगा। जिस तरह तुम मेरा खून करने के लिए कार से बाहर निकलने के लिए उतावले हो रहे हो, उसी तरह मैं जेल से बाहर आने के लिए बेचैन था। ओफ, उसने मार दिया। कितना जलील किया तुम लोगों ने जेल में मुझे। थूक कर चटवाया था। ओह, शौचालय की गंदगी सिर पर ढोने पर मजबूर किया। तू पागल हो गया है। तू पागल कुत्ते की मौत मरेगा। पागल तो मैं तब हो गया था। और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे बॉडी दादा को चढ़ावा नहीं चढ़ाया। उस वक्त मेरे हाथ बंधे हुए थे। मैं जानता था कि वहां मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, लेकिन यहाँ मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं? गुनाह की गली के हर मोड़ पर खड़ा है डोगा। गुनाह पर गुर्राने के लिए, उस पर भौंकने के लिए, उसे काट खाने के लिए। ओह, तुम पहचान गया था उसे डोगा। तुम तो वही हो उस दिन धूम गैंग के लड़कों के साथ। तो क्या अब खुलेआम गुंडागर्दी शुरू कर दी? मैं गुंडा ना तो था ना अब मैं हूँ। तुमसे भी तो कहता रहा कि मैं बेगुनाह हूँ। आज जहाँ पर जिस स्थिति पर हूँ डोगा, सिर्फ तेरे कारण हूँ। मेरे कारण?
युवाओं की जिस भीड़ के साथ उस रात में था, उनके लिए मौज मस्ती कोई नई बात नहीं। आज का हर युवा उसी रंग में रंगा है, और चूंकि मैं उनके साथ पढ़ता हूँ, इसीलिए हैसियत न होते हुए मुझे उनके साथ रहना पड़ता है, उनकी मौज मस्ती में शामिल होना पड़ता है, वरना मैं पिछड़ा हुआ कहलाता। मैं अपनी पोजीशन और हैसियत को कभी नहीं भूला। उनकी हैसियत को लेकर भी मैं कभी हीन भावना का शिकार नहीं हुआ। उस रात वो लोग मुझे जबरन अपने साथ ले गए थे। मैं उनकी गुंडागर्दी का विरोध कर रहा था, मगर सबके हिस्से की गुंडागर्दी की सजा मुझको मिली। सिर्फ मुझे या मेरी बहन को, जिसका मैं अकेला सहारा था, मुझे जेल भेज दिया गया सुधरने के लिए। खुद जेल के सिस्टम को जहां सुधरने की जरूरत है, वहां भेज दिया गया मुझे। रिश्वत के 50 रुपए न दे पाने के कारण जहां मेरी बहन को मुझसे मिलने नहीं दिया गया था, किल्ली बिल्ली चिल्ली जैसे इन असली अपराधियों के दादाओं को जहां पैसे न दे पाने के कारण मुझ जैसे लोगों को जलील किया जाता है, मेरे खाने पर थूक दिया जाता है, फिर उसी खाने को खाने पर मजबूर किया जाता है। जहां हर काम की फीस तय है, जेल कर्मचारियों को फीस अदा करो और जेल में आराम करो, पत्ते खेलो, नहीं तो शौचालय की सफाई से लेकर खाना पकाने तक का सारा काम करो, या जेल कर्मचारियों की ठोकरें खाओ। 20-20 रुपए की औकात है जेल कर्मचारियों की। कैदियों के पास पैसा है तो उसे पाल, बीड़ी, सिगरेट, स्मैक, गांजा तक उपलब्ध है। पैसे वाले कैदियों के लिए खाने व चाय की कोई समय सीमा नहीं, जब चाहें तब सब चीजें हाजिर हो जाती हैं। मुझे वहां सुधरने के लिए भेजा गया। सभी कैदियों को वहां सुधरने के लिए भेजा जाता है, लेकिन ढोगा, मैं पूछता हूँ कि कभी उस सिस्टम को भी चेक किया जाता है? क्या सिस्टम के तहत काम कर रहे लोग भी ईमानदारी को परखा जाता है? जंगली कुत्तों जैसा व्यवहार क्या वाकई जेल में बंद मेरे जैसे उन मासूम कैदियों को सुधार पाता है, जो भाववेश में या परिस्थिति अपराधों में फंसकर जेल पहुंच जाते हैं? क्या कोई उनसे हमदर्दी करता है? क्या ऐसे सॉफ्ट नेचर कैदियों को खूंखार मुजरिम से अलग रखा जाता है? एक टीचर जो पढ़ाना नहीं चाहता, एक पुलिस वाला जो कानून की इज्जत नहीं करना चाहता, एक नेता जिसको देश की तरक्की की फिक्र नहीं, एक जेलर जो अपने ही कर्मचारियों पर लगाम नहीं कस रहा। क्यों ऐसे लोगों के हाथों में दूसरों को सुधरने की पावर सौंप दी जाती है, जिन्हें खुद सुधार की आवश्यकता है? डोगा, तुमने मुझे मुर्गा परेड करवाई, उस सजा का मैं हकदार था, लेकिन तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे उस एक कदम ने मेरे कदम जेल तक पहुंचाए, जहां मैं खुद अपनी निगाहों में गिर गया। मेरा नाम कॉलेज से कट गया, मेरा करियर बर्बाद हो गया, मेरी बहन दर बदर हो गई। डोगा, ये सब कुछ हुआ तेरे कारण। पाँव में कांटा चुभे तो उसी समय निकालना पड़ता है, वरना वो जख्म नासूर बनकर जीवन भर दर्द देता है। कोई अपराध छोटा हो या बड़ा, समाज के जिस्म से एक कांटे की तरह चुभता है। मेरा काम समाज के जिस्म पर नासूर बन चुके अपराधियों को मिटाना ही नहीं, बल्कि नासूर बन सकने वाले अपराधियों को मिटाना भी है। तुम लोगों को पुलिस स्टेशन पहुंचाने के पीछे मेरा मकसद उस अंकुश से सक्रिय करना था, जो पेरेंट्स के हाथों में होता है। मैं उन लगामों को कसना चाहता था जो उन्होंने ढीली छोड़ रखी थी, और तुम्हें जेल पहुंचाया तुम्हारा बदनसीबी ने। वहां तुम्हें जिन यातनाओं को सहना पड़ा, उनके लिए सिस्टम भी जिम्मेदार है, जिसे सुधारा जा सकता है। मगर तुम अपना भविष्य दांव पर क्यों लगा रहे हो? तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो लॉयन जिम में है, तुम उसके पास लौट जाओ। वो मासूम है, उसे सजा क्यों दे रहे हो? मैं नहीं चाहता कि आज के बाद तुमसे भी मेरा आमना सामना दूसरे अपराधियों की तरह हो। नहीं, मैं उसके पास नहीं लौट सकता। जेल में मेरे चेहरे से शराफत को नोच कर जलाल कर जो मैल चढ़ा दिया है, मैं उसे कभी धो नहीं पाऊंगा। तो मजबूरन एक बार फिर मुझे उसी जगह भेजना होगा जहां तुम 3 महीने बिताए थे। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा डोगा। उफ, गोली चला दी। इन 3 महीनों में मैं समझ गया हूं कि पूरा समाज एक जंगल है, जहां ताकतवर शिकारी हर समय ताक में रहता है, जहां कमजोर हमेशा शिकार बनते हैं, और मैं कमजोर बनकर नहीं रहना चाहता। यहाँ तो डोगा भी आ गया। भागो, शायद डोगा के कारण ही हम बच सके हैं। डोगा की गोलियों ने तोड़ डाली थी उनकी टांगें, वो भाग रहे थे। डोगा को हमदर्दी थी समीर से।
या तो तुम भी अपने दिमाग से नफरत और कटु अनुभवों का सैलाब बाहर निकालो समीर, या फिर अरे कहाँ गया, अवसर और अंधेरे का लाभ उठाकर गायब हो गया। डोगा ने हमें पाँव में गोली क्यों मारी है? वो तो समस्याओं को जड़ से उखाड़ देता है। उसने तो हमें मार ही देना चाहिए था। पैर में गोली मार दी। डोगा अपराधी के अपराध के मुताबिक सजा देता है। डोगा का कानून है आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। दूसरी बात यह कि डोगा पीठ पर वार नहीं करता। अब तुम मुझे बताओगे कि वो लड़का समीर तुम्हारा दुश्मन कैसे बन गया? जेल में क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? और उसके पास एकदम आधुनिक पिस्टल कहाँ से आ गई? बताओ, वरना एक बार गोली टांग पर नहीं चलाऊंगा इस बार। डोगा की धार सुनकर खिल्ली बकता चला गया। चिल्ली डोगा को ताकता चला गया और बिल्ली भीगी बिल्ली बनता चला गया। श्रुति की आंखें उस वक्त भीगी हुई थीं। स्कूल में हमें रोजाना ईश्वर की प्रार्थना करना सिखाया जाता है समीर भैया, कि तुम्हें हो माता तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। प्रार्थना अब भी वही है, मगर मेरे ईश्वर की सूरत बदल गई है। मेरे लिए तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु और सखा भी तुम ही हो। लौट आइए भैया। उफ, कैसे बताऊं इस बच्ची को कि इसका भाई जिस रास्ते पर चल पड़ा है वहां से लौटना संभव नहीं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। डोगा कोशिश करेगा। हलचलिया तक पहुंचने की कोशिश समीर भी कर रहा था। स्टॉप! और उसने बस पकड़ी। तू स्टाफ का है? माल कहाँ है? यह रहा। हलचलिया बॉस मिल गया। ठीक है, अगले स्टॉप पर इसे उतार देता हूँ। बॉक्स मिल गया। जुर्म और मुजरिम का स्टॉप वहीं पर आ जाता है जहां पर गुनाह को सूंघता हुआ डोगा आ जाता है। उफ, ये डोगा कहाँ से आ मरा? तैयार रहो, ये बस नहीं पूरा अड्डा है जिसमें सवारियों की जगह पर हमारे हथियारबंद आदमी सफर करते हैं। डोगा को शूट करो। और शूट करना शुरू किया। वो मैनहोल में चला गया। कमबख्त आदमी है या भूत? कॉकरोच, सांपों और चूहों का भी डर नहीं लगता उसको। ये तो मैनहोल की ढक्कन सरकने की आवाज है। वो हमारी बस के ठीक नीचे मैनहोल का ढक्कन सरकाकर बाहर आ रहा है। क्या पता नीचे कोई बम रख रहा हो। बस से कूद जाओ। कंडक्टर का अनुमान बिल्कुल ठीक था। उफ, कूदते वक्त माल बस में ही रह गया। शिट। एक मैनहोल पर तो धमाके से क्षतिग्रस्त हुई बस का मलबा गिरा पड़ा है। दूसरे, अब मैं उसको बाहर आने नहीं दूंगा। बेचारा। इसे कहते हैं। उसमें से वो निकला, अपना जूता और अपना ही सर। बूम! भला हो किल्ली बिल्ली चिल्ली का, जिसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि समीर हलचलिया के ड्रग सप्लायर देने गया है। समीर ने जलते टायर को डोगा की तरफ धकेला। अरे, ये क्या कर रहा है? तेरे हाथ जल जाएंगे। जिसका पूरा जिस्म नफरत की आग में जल रहा हो उसे मामूली आग नहीं जला सकती। तो इससे पहले कि डोगा हमें भी अपना निशाना बना ले, इस ट्रक को ले लपकते हैं। दौड़ने भागने में भी तो उस्ताद है, मगर सबसे बड़ी उस्ताद मौत है। लो, उसको भी गिरा दिया नीचे। सड़क पर गिरते ही हलचलिया की खोपड़ी तरबूज की तरफ फट गई। लेकिन मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगा डोगा। समीर और डोगा की भिड़ंत के कारण अभी और क्या क्या हंगामे होंगे। क्या डोगा एक बहन को उसका भाई वापस कर सकेगा? ये हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट कॉमिक में, नासूर डोगा में। तो यहाँ पर होती है ये कॉमिक खत्म। बताइए आपको ये कॉमिक डोगा की कैसी लगी? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।